हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये गैसियस फ्यूल में आपको प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस, सीएनजी, एलपीजी के बारे में बता दिया था। इसमें जो गैस बची हुई है वो है बायोगैस। बायोगैस मतलब गोबर गैस। तो ये हिंदी में कभी कभी बायोगैस के नाम से भी लिख के आ जाती है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट खासकर ध्यान रखें कि बायोगैस आती है या गोबर गैस आती है तो इसका मतलब ये एक ही टॉपिक है। तो बायोगैस बनाने के लिए जो है गोबर गैस संयंत्र यानी कि जो गोबर गैस प्लांट होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये देखा भी होगा आप लोगों ने, गांव में जो है एक कमरे, छोटे छोटे कमरे टाइप के बने रहते हैं, अंडरग्राउंड उनमें टैंक बना रहता है। तो ये जो गोबर गैस प्लांट होता है ये ईंटों से बना हुआ जो अंडरग्राउंड टैंक होता है, ये बैल शेप का ये आप टैंक देख रहे हैं। इसमें एक ऊपर ये डोम शेप मतलब गुंबद के आकार का टैंक लगा रहता है, गैस होल्डर होता है जहाँ पे गैस कलेक्ट होती है। और इसी ये जो डोम शेप रूफ होती है इसी में एक ऊपर आउटलेट लगा रहता है बायोगैस के निकलने के लिए। एक तरफ से जो मटेरियल जिसके थ्रू हम बायोगैस बनाते हैं वो डालने के लिए इनलेट रहता है, और दूसरी तरफ ये जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकलने के लिए आउटलेट बना रहता है। तो इसमें जो है बायोगैस किस तरीके से बनाते हैं तो उसके लिए बताती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, जो एनिमल डंग होगा मतलब जो गोबर होता है, गोबर और वाटर उसका इक्वल अमाउंट लेते हैं, मतलब गोबर को और पानी को इक्वल समान मात्रा में लेके मिक्स करके, जिसको हम स्लरी बोलते हैं, स्लरी हिंदी में भी इसको स्लरी बोलते हैं। तो इस मिश्रण को, इस मिक्सचर को हम गोबर और पानी के मिक्सचर को एक तरफ से इसको जो है अंदर भरते हैं इस टैंक में। जो इस टैंक को बोलते हैं अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक, मतलब इसको हम बोलते हैं पाचन टैंक बोलते हैं इसको। तो इसमें जो है ये गोबर और पानी का जो समान मात्रा है उसको भर दिया जाता है। भरने के बाद इसको जो है इक्वल अमाउंट में जब ये भरा हुआ है तो भरने के बाद क्या करते हैं, इसमें 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है और 50 से 60 दिन तक के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब अवायुजीवी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो जो बैक्टीरिया इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया डेवलप होकर यहाँ पे फर्मेंटेशन कर देते हैं। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन कर देते हैं। तो मतलब आपको खुद ही सोचिए, जब गोबर और पानी कहीं पे ऑक्सीजन की कमी और टेम्परेचर भी 30 से 50 डिग्री टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो भर के छोड़ दिया जाए तो उससे जो है वो गैसेस निकलने लगती हैं। वो गैसेस यहाँ पे ये जो डोम शेप का गैस होल्डर लगा हुआ है वो यहाँ पे इकट्ठी होने लगती हैं और उन गैसों को बोलते हैं हम बायो गैस। तो गैसें यहाँ पे इकट्ठी होती जाती हैं। तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है और वैसे वैसे गैसें यहाँ पे इकट्ठी होती चली जाती हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे गैसें इकट्ठी होती जाएंगी तो वो गैसें जो है प्रेशर डालती हैं, इस गोबर और पानी का जो मिक्सचर था उस पर प्रेशर डालती हैं। तो जब प्रेशर इन पे पड़ता है, ये जो स्लरी है इसको हम स्लरी बोलते हैं, मिक्सचर को, डंग और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम स्लरी बोलते हैं। तो उस पर जब ये प्रेशर डालती है गैसें तो वो प्रेशर पड़ने से जो वेस्ट स्लरी, जिससे बायोगैस बन चुकी है, जो वेस्ट स्लरी होती है जिसको हम स्पेंट स्लरी यानी कि प्रयुक्त स्लरी बोलते हैं, वो यहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से ओवरफ्लो होके यहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ से निकल जाती है। इस स्लरी का यूज़ जो है वो मैन्योर की तरह, मतलब जो खेतों में खाद डाली जाती है उसकी तरह, खाद की तरह उसको यूज़ कर लिया जाता है। और बायोगैस जो है वो यहाँ पे गैस होल्डर में इकट्ठी होती चली जाती है और उसको जब ज़रूरत होती है तो आउटलेट के थ्रू जो पाइप लगा होता है यहाँ से निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से बायोगैस की मैन्युफैक्चरिंग है। एक बार फिर से समझ लीजिए डायग्राम से, फिर बाकी का और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। कि एक तरफ से जो है वाटर और डंग मतलब गोबर और पानी का समान मात्रा इक्वल अमाउंट में भरते हैं। इसमें भरने के बाद इसको जो है टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद इसमें जो है मतलब 50 से 60 दिनों में इसका जो फर्मेंटेशन है यानी कि किण्वन, जो गोबर और पानी का जो मिक्सचर है उसमें जो सड़ना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो गैस निकलती है उसी गैस को हम बायोगैस या फिर गोबर गैस कहते हैं। वही गैस जो है वो ये जो मिक्सचर भरा हुआ है उसमें प्रेशर डालती जाती है, क्योंकि गैस यहाँ इकट्ठी होती जा रही तो वो प्रेशर डालेगी। तो जो वेस्ट स्लरी है वो यहाँ पे दूसरे साइड से होते हुए निकल जाती है। इसको हम स्पेंट स्लरी या फिर प्रयुक्त स्लरी बोलते हैं। इस स्लरी का यूज़ कर लिया जाता है मैन्योर की तरह, मतलब खाद की तरह। और जो यहाँ पे बायोगैस इकट्ठी होती जा रही है इस टैंक में उसको हम आउटलेट के थ्रू निकाल लेते हैं और उसका आगे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बायोगैस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी दी हुई है, क्या क्या उसका एवरेज कॉम्पोजिशन है वो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मतलब बायोगैस या गोबर गैस
को डिफाइन कर देते हैं किसको हम बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। तो दिया हुआ है द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैटर। बायोलॉजिकल मैटर से मतलब है ये जो डंग, एनिमल डंग होता है, गोबर होता है, तो गोबर का ही तो डिग्रेडेशन होता है, और डिग्रेडेशन होके जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो गैस निकलती है उसी को बायोगैस कहते हैं। बायोलॉजिकल मैटर बाय द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं उनको हम अवायुजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। तो उससे जो बैक्टीरिया डिग्रेडेशन कर देते हैं, मतलब जो बायोलॉजिकल मैटर है उसका डिग्रेडेशन कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उससे जो गैस निकलती है उसी को हम बायोगैस या फिर गोबर गैस कहते हैं। जिसमें मीथेन का परसेंटेज, इसमें जो एवरेज कंपोजिशन पूछ लिया जाता है एक एक नंबर में, तो ध्यान रखना है आपको। मीथेन जो है, मीथेन 50 से 60%, CO2 30 से 40%, H2 5 से 10%, N2 2 से 6% और H2S जो है वो अल्प मात्रा यानी ट्रेसेस में होती है। तो बायोगैस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने आपको वैसे समझा दी है, एक बार यहाँ पे थ्योरी में भी आप समझ लीजिए कि बायोगैस इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन गोबर गैस प्लांट। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। विच इज़ बेल शेप्ड अंडरग्राउंड टैंक नोन एज डाइजेस्टर। मतलब जो डाइजेस्टर टैंक होता है बेल शेप का होता है, घंटी के आकार का अंडरग्राउंड टैंक, उसको हम डाइजेस्टर यानी कि पाचक टैंक बोलते हैं। इट इज़ कवर्ड विद डोम शेप रूफ। मतलब जो ऊपर घंटी जो गुंबद के आकार का जो छत बनी हुई है उसको हम डोम शेप रूफ बोलते हैं, उसी से कवरिंग होती है उसकी। दीज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। मतलब ईंटों का बना हुआ होता है ये। इसमें ऊपर पाइप और वॉल्व भी, गैस वॉल्व भी लगा रहता है जिसके थ्रू हम गैस को बाहर निकाल लेते हैं। जो स्लरी है, स्लरी मतलब जो मिक्सचर होता है वो बनाया जाता है डंग और जो एनिमल डंग होता है और वाटर को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके, जिसको डाइजेस्टर टैंक में ऊपर तक टॉप लेवल तक भर दिया जाता है। तो फर्मेंटेशन जो है एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो 50 से 60 डेज में स्टार्ट हो जाता है, और जो मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर होता है फर्मेंटेशन के लिए वो 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 50 से 60 दिन में स्टार्ट हो जाता है इसका फर्मेंटेशन। और बायोगैस जो बनती है, जो इकट्ठी होती जाती है, वो डोम शेप रूफ होती है, वहाँ पे कलेक्ट होती जाती है। जो डोम शेप स्पेस है वहाँ पे बायोगैस इकट्ठी होती जाती है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे जो है बायोगैस ज़्यादा से ज़्यादा बनती जाती है और वो वहाँ पे इकट्ठी होती जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बायोगैस जैसे जैसे इकट्ठी होती जाती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द स्लरी। जो स्लरी भरी हुई है उसमें जो मिक्सचर भरा हुआ है गोबर पानी का, उसमें प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर होने की वजह से जो स्पेंट स्लरी होती है उस पर दबाव पड़ता है, दाब पड़ता है, दाब पड़ने की वजह से वो दूसरे आउटलेट से बाहर की तरफ निकल जाती है। तो वो ओवरफ्लो टैंक में इकट्ठी हो जाती है जाके, जहाँ पे उसको जब भी खाद की तरह यूज़ करना होता है तो वहाँ से निकाल लिया जाता है। और जो बायोगैस है वो डोम शेप में इकट्ठी रहती है, वहाँ पे उसको पाइप के थ्रू निकाल लिया जाता है। बायोगैस के यूज़ क्या है वो भी बता देती हूँ आपको। कुकिंग फूड की तरह ये मेनली बायोगैस जो है गोबर गैस ये गाँव में यूज़ की जाती है, तो फूड कुकिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इल्यूमिनेंट की तरह मतलब जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, और एज ए फ्यूल भी इसका जो इंजन में फ्यूल यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल भी इसका बायोगैस का यूज़ किया जाता था। तो ये तो थी बायोगैस। इसके बाद मैं आपको हाइड्रोजन एज ए फ्यूचर फ्यूल के बारे में और एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूचर फ्यूल मतलब हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल से मतलब जो पेट्रोलियम से बनी हुई चीज़ें जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, कोयला हो गया, तो ये बहुत ही फिक्स्ड अमाउंट में हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं और ये धीरे धीरे जो है ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो ख़त्म होने की वजह से जो है इनका मतलब यूज़ हो सकता है फ्यूचर में बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसलिए जो है हाइड्रोजन को जो है एज ए फ्यूचर फ्यूल जो है बनाने के लिए कि भविष्य में ईंधन की तरह इसका यूज़ करने के लिए आप काफ़ी शोध चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है। तो क्यों चल रही है? क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये मतलब ये ब्रह्मांड में बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। तो ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, लेकिन इसको जो है प्रोड्यूस करने के लिए, इसको हाइड्रोजन को बनाने के लिए कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन को बना सकते हैं। तो मतलब अच्छी मात्रा में पाए जाने की वजह से, एबंडेंट अवेलेबिलिटी होने की वजह से जो है ईज़िली अवेलेबल भी हो जाता है हाइड्रोजन, तो जिसको हम मतलब ईंधन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल
की तरह यूज़ करने के लिए क्या क्या एडवांटेज, मतलब क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ। नंबर 1 दिया हुआ है, इट गिव्स मोर हीट अदर देन अदर फ्यूल्स, मतलब जितने भी फ्यूल्स हैं उनमें से ज़्यादा अगर हाइड्रोजन बर्न होता है तो इसके जलने पे ज़्यादा हीट यानी कि ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि हाइड्रोजन बर्न्स क्लीन एंड डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, मतलब हाइड्रोजन के जलने पे, जैसे कि आपको मालूम है जितने भी ये फॉसिल फ्यूल हैं उनके जलने पे, कोयला, पेट्रोल, डीजल, उनके जलने पे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो हाइड्रोजन अगर बर्न होता है तो हाइड्रोजन के बर्न होने पे पॉल्यूशन नहीं होता है, तो पॉल्यूशन ना हो तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है फ्यूल की तरह यूज़ करना बहुत ही अच्छा रहेगा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे। थर्ड दिया हुआ है, इट इज़ ईजिली अवेलेबल ड्यू टू अबंडेंट एबिलिटी इन नेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब प्रकृति में ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो इस वजह से ये ईजिली अवेलेबल, तो जैसे कि आपको फ्यूल के चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ईजिली अवेलेबल हो वो फ्यूल काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, तो ईजिली अवेलेबिलिटी भी इसकी होगी। और फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्ट फ्यूल लाइक फॉसिल फ्यूल, जैसे कि आपको पता है कि जो फॉसिल फ्यूल हैं, पेट्रोलियम, धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, तो ये कभी ख़त्म ना होने वाला भी फ्यूल है। तो हाइड्रोजन को मतलब एज ए फ्यूल यूज़ करने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं, तो इस पर धीरे धीरे रिसर्च चलती चली आ रही है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन में है जिनकी वजह से ये नहीं अभी यूज़ हो पा रहा है फ्यूल की तरह। तो वो क्या लिमिटेशन है वो भी आपको बताती हूँ। तो हाइड्रोजन की एज ए फ्यूल यूज़ करने के लिए लिमिटेशन मेनली ये है कि हाइड्रोजन गैस को अगर हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं तो उसका हमें लिक्विफिकेशन करना पड़ता है पहले, मतलब इसको जो हाइड्रोजन गैस है उसको हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लिक्विड में। तो लिक्विफाइड करने के लिए की जो प्रोसेस होती है, लिक्विफिकेशन करने की जो प्रोसेस होती है, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्टली होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होती है, और उसमें एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा, ऊर्जा भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो मेन लिमिटेशन यही है कि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है हाइड्रोजन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, और इसको मतलब लिक्विफाइड करने के लिए जो इंसुलेटिंग टैंक की ज़रूरत पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो मेनली आप जो मेन हर्डल जो है वो यही है कि हाइड्रोजन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसी वजह से अभी काफ़ी डिस्कशन चल रहा है कि हाइड्रोजन को किस तरीके से जो है फ्यूचर फ्यूल की तरह यूज़ किया जाए। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल मतलब नाभिकीय ईंधन। तो न्यूक्लियर फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जिनका यूज़ होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, मतलब परमाणु भट्टियाँ होती हैं, उनमें जो है न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ किया जाता है, जो कि मेंटेन रखते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से मतलब है जो न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस सुनी होगी आपने, नाभिकीय विखंडन के, मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं उनको ऊपर जो न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, जिससे फिर वो दो पार्ट में टूट जाते हैं, दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं उनके, फिर दो न्यूक्लिया के बाद उन पर भी न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, फिर दो न्यूक्लियाई, तो इस तरीके से जो चेन एक रिएक्शन चलती रहती है जिसमें न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, मतलब नाभिकीय विखंडन होता रहता है। तो उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ किया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो न्यूक्लियर फ्यूल है, ये रेडियो एक्टिव मेटल है, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। तो इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है इसको हम न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कहते हैं। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में क्या होता है कि फ्रॉम माइनिंग, मतलब माइनिंग का मतलब जो खनन की प्रक्रिया होती है जहाँ पे ये निकाले जाते हैं, इनकी ओरिजिन होती है, तो फ्रॉम माइनिंग से लेके इनकी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने तक की, और उसके बाद फाइनली जो वेस्ट हो जाते हैं ये, वहाँ तक की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कहते हैं, नाभिकीय ईंधन चक्र बोलते हैं इसको। तो जो न्यूक्लियर फ्यूल जो मतलब यूज़ हो चुका है और यूज़ होने के बाद जो वेस्ट हो चुका है, यूज्ड फ्यूल जो है, उसको हम ये स्पेंट फ्यूल बोलते हैं। स्पेंट फ्यूल मतलब प्रयुक्त फ्यूल। तो ये स्पेंट फ्यूल जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इन्वायरमेंट के लिए हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इस स्पेंट फ्यूल को एक बॉक्स में बंद करके, और मतलब पूल में काफ़ी अंदर, वाटर का जो पूल होता है उसमें जो है अंदर लटका दिया जाता है, जिससे जो वाटर है वो कूलेंट की तरह और रेडिएशन शील्ड की तरह वर्क करता है। क्योंकि अगर स्पेंट फ्यूल को हम ऐसे ही कहीं डाल देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा जो रेडिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, और हार्मफुल होने की वजह से वो
काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स और ह्यूमन सब पे जो है इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। तो जो स्पेंट फ्यूल होता है, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो हमें जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करना तो ज़रूरी है ही। तो न्यूक्लियर फ्यूल का जब यूज़ हो के जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है बॉक्स में भर के डीप पूल में, मतलब वाटर के अंदर जो है गहराई में लटका दिया जाता है, जिससे वाटर जो है वो कूलेंट और रेडिएशन सील्ड की तरह काम करता है। तो आई होप आपको ये भी टॉपिक सारे क्लियर हो गए होंगे। तो ये चैप्टर पूरा जो फ्यूल चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।